धन्यवाद। नो इलेक्ट्रिसिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुनते रहेंगे तो भी चलेगा। कोई बता सकता है पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? सर पेरिकार्डियम की डेफिशिएंसी तक आए थे हम लोग। हाँ, आवाज पूरी ब्रेक हो गई आपकी, फिर से एक बार। सर पेरिकार्डियम की डेफिशिएंसी के बारे में वहां तक हमने लास्ट में पढ़ा था, तो आपने उसमें बताया था पागलपन के लक्षण होंगे, ब्लड डेफिशिएंसी होगी, लो बीपी, चक्कर आना, ये सारे सिम्टम्स मिलेंगे। और आपने प्रोटोकॉल दिया था उसमें P6 GB2526 liver 23 K37 SP4 और SP6 GB41 ऑल ऑन क्लास टोन करके लगाइए। जी जी जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सुषमा जी। कहीं तो क्वी डिफिशियंसीज देख रहे हैं हम। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिफिशियंसीज होती हैं, उसमें से क्वी डिफिशियंसी को देख रहे हैं, शरीर में ऊर्जा की जब कमी होती है। और मुख्य रूप से कौन कौन से ऑर्गन्स में होती है ये ऊर्जा की कमी? चेस्ट में आपके तीन ऑर्गन्स देखे हमने, या तीन मेरिडियंस कह लीजिए, तीन ऑर्गन्स कह लीजिए। चेस्ट में कौन कौन से तीन ऑर्गन्स हैं आपके? माइक्स चालू है आप लोगों के? चेस्ट में कौन से तीन ऑर्गन्स हैं जिसमें डिफिशियंसी है? दो तो दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। लंग्स है सर, हार्ट है एंड लंग, पेरिकार्डियम। लंग्स, हार्ट हार्ट एंड पेरिकार्डियम। एंड पेरिकार्डियम, राइट। उसके बाद में बचे हुए दो में से एक आता है डायफ्राम के नीचे लेफ्ट पोर्शन में, है ना? डायफ्राम के नीचे की तरफ लेफ्ट पोर्शन में कौन सा है वो? स्प्लीन। स्प्लीन है। और आखिरी वाला कहाँ पे आ गया? बैक साइड किडनी। किडनी। की तरफ किडनी से आ गए, है ना? तो ये पांच ऑर्गन्स है जिनमें क्वी की डिफिशियंसी होती है या हो सकती है। ठीक है। उसके लिए क्या क्या टर्म्स कंडीशंस होती हैं, वहां पे क्या सिम्टम्स दिखते हैं, क्या टंग कैसे दिखेगी, उसमें क्यों होंगे, ये रीजंस क्या होंगे इसके? क्योंकि कई बार होता है ना, पेशेंट्स हमें पूछते हैं क्या रीजन है, क्यों हुआ होगा। तो हमें भी जानना जरूरी होता है कई बार, है ना? तो रीजंस ऑफ डिजीजेस क्या बताते हैं? हिस्ट्री बताते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री बताते हैं। कई बार पेशेंट की हिस्ट्री जान के भी हम ट्रीटमेंट्स वहां पे देख सकते हैं, कर सकते हैं। इसमें सबसे आखिरी वाला हमने देखा था पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में हमने वहां पे देखा था मेन सिम्टम्स है हेडेक था, हैवीनेस एंड हेलुसिनेशन, है ना? चित्र दिखाई देना, जो चीज है नहीं, हुई नहीं है, तो वो भी चीजें वहां पे होंगी, दिखाई देंगी। ठीक। ठीक। वैसे ही अदर सिम्टम्स क्या थे उसके? वीकनेस, कमजोरी लगना, सर में रक्त की कमी होना, ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ कम होगा, है ना? अब ब्रेन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्या आ जाएगा? लो बीपी आ जाएगा। ब्लड सर की तरफ कम होगा तो ऑटोमेटिकली, अब सिर्फ सर की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन कम होगा क्या? सिर्फ सर में रक्त की कमी होगी क्या? नहीं, ओवरऑल सब जगह पे रक्त की कमी होगी। तो शरीर में रक्त की कमी जब होगी, क्या होगा वहां पे? थकान लगेगी, राइट? वहां पे क्या होगा? थकान जैसा होगा, थकान लगेगी वहां पे। छाती में भारीपन लगेगा कंटिन्यूअसली। लंग्स वहां पे, सॉरी, आपके हार्ट वहां पे कंटिन्यूअसली काम करते रहता है, उसकी हेल्प पेरिकार्डियम करता है उसके सारे कामों में, है ना? तो ये पेरिकार्डियम लेवल पे चलेगी। हार्ट कहाँ पे आता है? फायर की हॉट में आता है ना, या हीट में आता है। लेकिन वहीं पे पेरिकार्डियम कहाँ पे आ जाता है? हॉटनेस में आ जाता है।
मतलब एक स्टेप और आगे बढ़ गई डिफिशियंसी, हार्ट की ही डिफिशियंसी है एक तरह से ये, लेकिन अब ये पेरिकार्डियम पे चली गई। बराबर है। रीजंस क्या देखे थे इसके? शरीर में अचानक अगर बहुत ज्यादा रक्त घट जाता है, अथवा रक्तचाप घट जाता है, ब्लड प्रेशर घट जाता है, या शर्करा घट जाती है ना, हाइपोग्लूकेमिया कहते हैं उससे, हाइपोग्लूकेमिया कहा जाता है ना, ग्लाइकेमिया। अब ये क्या होता है, मतलब शुगर कम है, लास्ट क्लास में ही पता था, ज्यादा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बीपी ज्यादा है कोई इशू नहीं, कंट्रोल कर लोगे, शांत हो सकता है। शुगर बढ़ी है कोई समस्या नहीं, नियंत्रण में लाई जा सकती है। ब्लड कम है, शुगर कम है, बीपी कम है, ये सिचुएशंस लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, राइट। तो उसके लिए नीचे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वहां पे दिया है, अभी सुषमा जी ने पढ़ के बताया था हम सभी को। अब इसके साथ में एक स्पेसिफिक नोट है, कई बार हो सकता है कि एक ही पेशेंट में आपको दो तीन लक्षण दिखाई दे, तो सारे के सारे पॉइंट्स लगाने हैं क्या वहां पे? नहीं। तो यहाँ पे बगल में एक देख रहे हैं आप, एक छोटा सा यहाँ पे नोट दिया हुआ है, द फॉलोइंग ट्रीटमेंट ऑफ क्वी डिफिशियंसी, फॉलोइंग ट्रीटमेंट ऑफ क्वी डिफिशियंसी ऑफ एनी हैज बीन सजेस्टेड। अगर किसी भी तरह की है, वो चाहे लंग्स की हो, वो चाहे स्प्लीन की हो, हार्ट की हो, पेरिकार्डियम की है, या किडनी की या उसमें से दो तीन आपको दिखाई दे रही है, मल्टीपल भी हो सकती है ना, एक ऑर्गन इफेक्टेड होगा तो दूसरा होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। हमने पीछे पढ़ा, क्वी को पढ़ा हमने, और क्वी को पढ़ते समय क्या पढ़ा, ये सारे एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, सारे एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं, है ना, कोई किसी की माँ है, कोई किसी की बेटी है, दादी है, नानी है, चल रहा है। तो एक में इशू होगा, सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा, दूसरे में भी इशू होना स्टार्ट हो जाएगा, तुरंत नहीं होगा, समय के हिसाब से होती है चीजें। तो अगर ऐसा कुछ दिखाई देता है, तो ये एक ट्रीटमेंट वहां पे सजेस्ट की हुई है, K3 UB20 21 23, कंसेप्शनल वेसल 4 17, ST36 स्प्लिन 6 एंड लीवर 13, ऑल्टो, है ना। अगर मल्टीपल इसमें हमें वहां पे क्वी की डिफिशियंसीज दिख रही हैं, तो जिनके पिछले क्लासेस हुए नहीं होंगे या छूट गए होंगे, वहां पे इसके रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। नंबर्स शुरू में डालने में थोड़ा गलत हो गया था, तो पार्ट नंबर 30 31 वो वहां पे शेयर किया हुआ है, 29 भी शेयर किया हुआ है, उनको देख लीजिएगा। और जो भी सेकंड सेमेस्टर के साथी हैं हमारे, आप लोगों को इस क्लास में कंपलसरी जुड़ना है ना, क्योंकि यही सब है आपको सेकंड सेमेस्टर में, डायग्नोसिस की ही शुरुआत है वहां पे। तो उसके लिए फिर से अलग से समय, इसके लिए ही समय निकाल पाना मुश्किल हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए वहां पे। तो जब भी वनडे एकेडमी है वहां पे जुड़ जाना है, स्पेसिफिकली सेकंड सेमेस्टर वाले। और अगर आपको लिंक्स नहीं, कहीं लिंक जो मिली है उसको सेव करके रख लीजिए, है ना, बिना कहे मंडे को वहां पे जुड़ जाना है। उतने के लिए मेन ग्रुप में डाल देता हूँ कि इस समय पे क्लास हो गया। इसके बाद में आगे हमने देखा, अब सेम उसी कंडीशंस के इसमें हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये होते हैं, तो सिंकिंग भी होती है। अब सिंकिंग कब होती है? जब क्वी लंबे समय तक डिफिशियंट रहती है। क्वी लंबे समय तक डिफिशियंट रह गई, आपने ट्रीटमेंट ही नहीं किया उस पर कोई, लंबे समय तक क्वी डिफिशियंट रह गई, कोई उस पर ट्रीटमेंट नहीं हुई, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, वो क्वी सिंक कर जाती है ना, बहुत कम हो जाती है, अत्यंत कमी हो जाती है, ऊर्जा की कमी होना, क्वी की कमी मतलब ऊर्जा की कमी होना, ये बहुत कम हो जाती है। सिंकिंग क्वी और क्वी को टोन किया जाता है। अब जब भी हम सिंकिंग क्वी की ट्रीटमेंट करते हैं, पिछली बार क्या देखा था हमने, सिंकिंग क्वी के साथ और एक है जिसकी ट्रीटमेंट की जाती है, कौन सी ट्रीटमेंट होती है वहां पे, कौन से पॉइंट्स रहेंगे सिंकिंग के साथ? अभी स्क्रीन पे था, सिर्फ नेक्स्ट वाली लाइन थी, मैंने पढ़ी थी। सिंक हो गई ना, कोई चीज बहुत नीचे चली गई, हाँ, राइजिंग, है ना। तो एनर्जी एक एक लेवल पे एनर्जी है, वो लंबे समय तक कम होके चल रही थी, आपने उसकी ट्रीटमेंट नहीं दी, सिम्टम्स बता रहा था, ट्रीटमेंट नहीं किया आपने, उसके बाद क्या हो जाएगी, वो और कम हो जाएगी।
अब जब चीज बहुत नीचे चली गई है तो उसको ताकत लगा के उठाना पड़ेगा ना ऊपर। हाँ, ताकत लगा के उसको उठाना पड़ेगा ऊपर। जैसे अगर किसी कुएं में से पानी भरते हो, जिन्होंने कुआं देखा होगा पता होगा, अब जिस कुएं में बहुत ज्यादा पानी होता है आसानी से पानी निकाला जा सकता है। जिस कुएं में का पानी थोड़ा नीचे चला जाता है, काफी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना, या एक आदमी उसको खींच सकता है। जिसमें भरपूर पानी, एक बच्चा भी उसमें से पानी खींच के निकालेगा। जिसका पानी नीचे चला गया है, तो एक बड़ा व्यक्ति उसको आराम से खींच सकता है। लेकिन कुछ कुछ कुएं इतने डीप या नीचे चले गए होते हैं, तो वहां से पानी निकालना एक आदमी का काम नहीं होता। गांव में अगर कभी गए होगे, देखोगे आपने, दो दो लोग पकड़ के पानी निकालते रहते हैं। एक खींचता है, दूसरा खींचता है, एक खींचता है, दूसरा खींचता है, एक खींचता है, दूसरा खींचता है ना। सुंदर सा ऐसा वहां पे कॉम्बिनेशन होता है। तो वहां पे क्या किया जाता है, एक्सेस एनर्जी या एक्सेस ट्रीटमेंट लगेगी आपको। जब यहाँ पे क्वी सिंक हो रही है, तो सिर्फ सिंकिंग के पॉइंट लगाने से, अगर शुरुआती इसमें है तो हो सकता है, नहीं होगा ऐसा नहीं है। तो उतने के लिए क्या कहा था, सिर्फ GV20, ये एक पॉइंट पे आप लगा देते हो तो वो भी राइजिंग करना स्टार्ट कर देता है, GV20, है ना। वो एक पॉइंट पे लगेगा तो भी वो राइज करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर परिस्थिति वैसी नहीं है, तो आपको क्वी सिंकिंग के साथ वहां पे कौन से पॉइंट लगाने होंगे, राइजिंग के भी बिंदु हमें वहां पे लगाने होंगे, उसकी भी ट्रीटमेंट वहां करनी होगी, है ना। तो सिंकिंग क्वी में क्वी को टोन भी करते हैं। साथ ही साथ सिंकिंग क्यू में तो उसकी जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है उसको तो आप टोन करोगे ही, साथ ही साथ वहां पे राइज भी किया जाता है। अब राइज कैसे करेंगे, उठाएंगे कैसे उसको वहां पे, तो उसके लिए स्पेसिफिकली राइज के ट्रीटमेंट होते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया कि स्पेसिफिकली क्या होता है, ज्यादातर वहां पे हम इन पॉइंट्स पे मोक्सा करके भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी पीछे हमने पढ़ा था कि मोक्सा स्टिक ढूंढते बैठने की जरूरत नहीं है, आप इसको आसानी से राइज कर सकते हैं। कैसे होगा, तो उसके लिए हमें सिर्फ वहां पे आप सेंक करके भी कर सकते हो। आप गर्म पानी की थैली से, या आप नमक की पोटली से, या गर्म किसी भी गर्म चीज से जो वार्म है, उससे आप वहां पे सेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वहां पे क्या दिया था, गवर्निंग वेसल 20 को राइज करती है। ये अकेला एक ऐसा पॉइंट है कि वो भी उसको राइज कर सकता है ना। उदाहरण के लिए वहां पे हमने देखा कि दो लेखक है वहां पे जो चाइनीज मेडिसिन के काफी पुराने, काफी एक्सपर्ट्स हैं। तो उनका भी क्या कहना है कि विथ 20 ऑल्सो आप कर सकते हो। लेकिन एक पूरा कंप्लीट प्रोटोकॉल भी वहां पे है, वो यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी लास्ट टाइम हमने देख लिया। तो अब इसको याद रख लीजिएगा, है ना, फिर से उसे भूलना नहीं है। ये तो कई बार होगा, सिंकिंग की ट्रीटमेंट लगा रहे हो, काम ही नहीं कर रहा है ना। फिर हम ये करने लगते हैं कि अरे मैंने तो लगाई थी ट्रीटमेंट, हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि शायद वो सिर्फ सिंकिंग से नहीं होगा, राइस की ट्रीटमेंट लगानी ही पड़ेगी, राइसिंग की ट्रीटमेंट वहां ऐड करनी ही होगी। अब इसके लिए क्या कीजिएगा, एक सिंपल सा ये बताता हूँ। तो जब आप सिंकिंग की ट्रीटमेंट लगाएंगे, या सिंकिंग के पॉइंट्स आप जब लिखोगे ना, तो उसमें GV20 को पहले से ही ऐड कर लेना। भले बाकी के पॉइंट्स आए ना आए, GV20 को वहां पे पहले से ही लिख लीजिएगा, पहले से ऐड कर लीजिएगा। तो ये ट्रीटमेंट करते समय आसान हो जाता है। तो अगली बार अगर आप भूल भी गए, तो भी वहां पे एक्सीडेंशियली GV20 होगा वहां पे, है ना, जो काम करेगा वहां पे अपना। प्री सिंकिंग के लक्षण क्या क्या होते हैं, थकान लगेगी बहुत ज्यादा। अब ये थकान कैसी होगी, थकान तो डिफिशियंसी में भी लग रही थी, अब यहाँ वाली थकान कैसी होगी, ये बुरी तरह से थका हुआ होगा। क्वी सिंकिंग और क्वी डिफिशियंसी, डिफिशियंसी में काम करेगा थक जाएगा, है ना, काम करने पे सभी थकते हैं, काम करने पे सभी थकते हैं। तो इसमें क्या अलग है, यहाँ पे थोड़ा काम करते ही थक जाएगा, है ना। और जब वो सिंकिंग होगी तो थकान हमेशा रहेगी वहां पे, पेशेंट हमेशा थका हुआ दिखाई देगा। डिफरेंसेस समझिए लक्षणों के, लक्षणों के डिफरेंसेस समझ गए, ट्रीटमेंट्स आसानी से कर सकते हैं। तो एक क्या होगा, एक सामान्य है जिसमें व्यक्ति काम करता है थक जाता है। दूसरे इसमें क्या है, आप काम करते हो और थोड़ा काम करने पे थक जाते हो, ये डिफिशियंसी हो गई, है ना।
तीसरा काम कौन सा है? पेशेंट चलने फिरने पे भी उसको थकान लगेगी, उठने बैठने पे भी थकान लगेगी, कोई हमेशा का थकान लगी रहेगी, ये सिंकिंग हो गई। राइट। अब इसी के साथ और क्या क्या आएगा? मानसिक अस्वाद आएगा, डिप्रेशन होगा, मेंटल डिप्रेशन होंगे। मेंटल डिप्रेशन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वहां पे वो सारी होंगी, है ना। मेंटल डिप्रेशन होगा वहां पे। शरीर में विभिन्न ऑर्गन्स की स्थानोच्युति होगी, प्रोलैप्सेस होंगे, और एक नहीं होगा, बहुत जगहों पे प्रोलैप्सेस होंगे, मल्टीपल प्रोलैप्सेस होना स्टार्ट होंगे। एक सिंगल प्रोलैप्स कहाँ पे होता है? डिफिशियंसी में। सिंगल प्रोलैप्स डिफिशियंसी में होगा। एनस प्रोलैप्स हो गया, वेरिकोज वेन्स हो गए, यूट्रस प्रोलैप्स हो गया, है ना। तो ये सिंगल प्रोलैप्सेस जो है, वर्जाइना प्रोलैप्स वगैरह, ये सारे कहीं कहीं होंगे। हेमरोइड्स हो गए, ये भी प्रोलैप्सेस है ना। हार्निया हो गया, ये भी प्रोलैप्स है, लेकिन ये सिंगल प्रोलैप होगा। जब पेशेंट आएगा और मल्टीपल प्रोलैप्स के साथ आएगा, है ना, क्योंकि सिंक कर गई है तो यहाँ पे प्रोलैप्सेस होने ही होने हैं। यहाँ पे प्रोलैप्सेस होने ही होने, तो किस किस का प्रोलैप्स होगा? स्टमक का होगा, एनस का होगा, वजाइना का होगा, यूरिनरी ब्लैडर का होगा, इंटेस्टाइन के प्रोलैप्सेस होंगे, है ना। तो शरीर नीचे की तरफ लटकना शुरू हो जाएगा, शरीर लटकना शुरू हो जाएगा, आपके ऑर्गन्स लटकना स्टार्ट हो जाएंगे। हाथों को यूं सीधा पकड़ो, कैसे होनी चाहिए? मांसपेशियां ऊपर की तरफ होनी चाहिए आपकी। पेशेंट को देख के कैसे समझते हैं हम? पेशेंट जब सामने बैठता है तो पेशेंट को देख के समझा जाता है ना। मोस्ट प्रोबेबली जो शर्ट पहन के आए हैं या फुल स्लीव्स पहने हैं उसमें समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उस इसमें हम हाथों को चेक करते हैं, पूछते हैं। कई बार पेशेंट बताते हैं, पेशेंट ने बता दिया ट्रीटमेंट अच्छे से होगी, नहीं बताया हाइड कर गया पेशेंट, तो उसमें फिर उसका नुकसान है ना। लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं, अगर मुझे लक्षण वैसे दिख रहे हैं तो डेफिनेटली मैं पेशेंट को आगे बुलाऊंगा, थोड़ा आगे आओ, हम वहां पे चेक करेंगे कि मसल्स भी प्रोलैप्स हो रहे हैं, है ना। हाथों पैरों की मांसपेशियां लटकना शुरू हो जाएंगी, ऑर्गन्स लटकना स्टार्ट हो जाएंगे, चेस्ट हो गई, स्टमक हो गया, चेहरा हो गया, है ना। एक उम्र के बाद होना ठीक है, आफ्टर एज ऑफ 70 76 वगैरह क्रॉस कर गए हो और एज ऑफ 80 तक आ गए हो, वहां पे शरीर आपका ऑलरेडी थक चुका है और वहां पे स्ट्रेंथ नहीं है, वहां इलास्टिसिटी नहीं मिलेगी। कोई भी चीज कब ढीली पड़ जाएगी, कोई भी चीज लूज कब होगी, ढीली कब पड़ेगी? इलास्टिसिटी नहीं होगी उसमें, तो है ना। घर में छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को हम छोटी छोटी पैंट्स पहनाते हैं। अब वो पैंट का अगर इलास्टिक लूज हो गया, कैसे पता चलता है? वो 2 कदम दौड़ेगा, एक हाथ से फिर चड्डी ऊपर करेगा, फिर 2 कदम दौड़ेगा, फिर चड्डी ऊपर करेगा, है ना। या कई बार आपने ये भी देखा होगा, बच्चे एक हाथ से पैंट पकड़ के रखते हैं, एक हाथ से दौड़ते रहते हैं। अब ये क्या बता रहा है? उसकी जो पैंट है, जो उसकी ये है, उसका सिंकिंग हो चुका है ना, वो कोलैप्स कर रही है, तो उसका इलास्टिक खत्म हो चुका है। ठीक उसी तरह से बॉडी की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, मसल्स की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, टिश्यूज की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। एज पर द एज होना अलग बात है, और एक अलग एज में होना, ये चीजें अलग बात होती है। दोनों इसमें क्या होगी, वहां पे ट्रीटमेंट किसकी होगी वो देखा हमने अभी यहाँ पे, राइट। तो इसको लगाना शुरू कर दीजिए, आप देखिए कितने तेज आपको रिजल्ट्स मिलते हैं वहां पे। हेमरॉइड्स होंगे, पाइल्स होंगे, है ना। 5 तरह के हेमरॉइड्स होते हैं, वो सारे हो गए। वेरिकोज वेन्स हो गई, हार्निया हो गया, 7 टाइप्स ऑफ हार्निया होता है, वो चाहे अब किसी भी तरह का हार्निया हो। पेशेंट आपके पास आया है, किसी भी तरह का हार्निया आया, लेके आया है, वहां पे सिंकिंग की ट्रीटमेंट विथ राइजिंग लगाना शुरू करो, है ना। और पेशाब रोकने में परेशानी होना, पेशाब रोक ना पाना, है ना, पेशाब नहीं रोक पाएगा पेशेंट, अर्जेंसी होगी, आगे यूरिन तो तुरंत भागना है। तो ये सारे लक्षण ये सही नहीं होते, ये अच्छे नहीं होते। सिंकिंग 2 प्रकार के इसमें होती है। अब सारे के सारे इसमें सिंकिंग होगी क्या? हार्ट की सिंकिंग होगी, पेरिकार्डियम की होगी, स्प्लीन की होगी, लंग्स की होगी, सबकी सिंकिंग होगी क्या? नहीं। तो सिंकिंग सिर्फ 2 ऑर्गन्स की होती है, लंग्स भी
जब आपके लंबे समय तक डिफिशियंट रहेंगे तो वो स्प्लिन को डिफिशियंट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो हार्ट को डिफिशियंट करना स्टार्ट कर देते हैं। हार्ट डिफिशियंट हुआ, वो किडनी को डिफिशियंट करना स्टार्ट कर देता है, या स्प्लिन डिफिशियंट हुई, किडनी को डिफिशियंट करना स्टार्ट कर देती है। ये पीछे कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, पीछे वाले चैप्टर्स में देख चुके हैं, और उस समय पे भी इसलिए कहा था कि होमवर्क्स कीजिए, वो ड्राइंग्स ड्रॉ करो, है ना। अभी भी जिनको ये समझना है अच्छे से, फिर से पिछले जो आपकी एकेडमी हुई, है ना, किस चीज की थी, लाइफ सस्टेंस और क्विज सस्टेंस की थी, सब्जेक्ट शायद नाम भूल गए होंगे, तो उसको पढ़िए। उसके लिए ड्रॉ करके भी दिखाया था, ग्रुप में भी शेयर किया था, आप में से गिन के 3 लोगों ने किया है इसका, है ना। 40-50 की संख्या है, उसमें से 20-22 लोग यहाँ दिखाई देते हैं, और उसमें से भी सिर्फ 3 लोग कर रहे हैं। तो मेरा बहुत एक सिंपल सा ये है, जो करते हुए दिखता है मैं वहीं पे दिखता हूँ, जो नहीं कर रहे हैं आ रहे हैं, आपको मना नहीं करूंगा, बैठिए, मोस्ट वेलकम। लेकिन इन फ्यूचर को समझते हुए चलिए वहां पे, तो उसको करना है। जिनका रह भी गया होगा अभी भी उसको कर लीजिए, है ना। हाँ, उसको वहां पे कर लीजिए। अब सिंकिंग किसकी होगी, एक होती है स्प्लिन क्वी सिंकिंग, और दूसरी होती है किडनी क्वी सिंकिंग। सामने की तरफ स्प्लिन, पीछे की तरफ किडनी। डायफ्राम के ऊपर के ऑर्गन्स में सिंकिंग होती है क्या, नहीं होती। सिंपल है ना। डिफिशियंसी वाले कौन से 5 ऑर्गन्स देखे थे हमने, उसमें से 3 ऑर्गन कौन से थे, हार्ट, लंग्स और पेरिकार्डियम, कहाँ है, डायफ्राम के ऊपर की तरफ। तो उनमें सिंकिंग नहीं होती, वो सिर्फ डिफिशियंट होते हैं। सिंकिंग किस में दिखेगी आपको, जो नीचे ऑर्गन रह गए, इन पोर्शन में स्प्लिन और यांग पोर्शन में किडनी। आसान है याद रखने के लिए, सिंपल है। हम्म? समझ से चलिए इसे। स्प्लिन की सिंकिंग जब होगी, या डिफिशियंट जब रहने लगती है, स्प्लिन की पहले डिफिशियंट होती है फिर सिंक होती है। सिंकिंग के लक्षण यहाँ पे कौन से प्रकट होते हैं, क्या क्या आपको दिखाई देता है, फिर से वही प्रोलैप्सेस दिखेंगे। पहले इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी किसी भी चीज की इलास्टिसिटी लूज हो रही है, टाइटनेस जा रहा है ना। तो वहां पे क्या करना है, पहले स्प्लिन की सिंकिंग की ट्रीटमेंट लगाना स्टार्ट करो। अब कई बार पेशेंट्स आते हैं, वेट लॉस करना है, वजन कम करना है ना, या कर चुके हैं। कई सारे पेशेंट्स को आपने देखा होगा, लोगों को जो पहले काफी हट्टे कट्टे हुआ करते थे, फिर बाद में वजन काफी कम कर लिया, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, वजन तो कम हो गया, लेकिन त्वचा की, स्किन की और मसल्स की, मांसपेशियों की इलास्टिसिटी नहीं आई, तनाव नहीं आ पाया। क्यों हुआ ये, क्योंकि वो ऑर्गन अभी भी बैलेंस नहीं हुआ है, अभी भी इम्बैलेंसेस है उसमें। तो ऐसे इसमें भी, ऐसे पेशेंट्स में भी हम वहां पे सिंकिंग की ट्रीटमेंट लगा के विथ राइजिंग आप इस पे ट्रीटमेंट कर सकते हो, और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत ही सुंदर रिजल्ट्स मिलेंगे वहां पे। ठीक है, तो पहले तो सारे प्रोलैप्सेस हो गए यहाँ पे। उसके बाद में पेट के में नीचे की तरफ आवाज आ रही है, पेट जो है आपका, पेट के अंग हो गए, अंगों का नीचे की तरफ लटक जाना। अभी बताया मैंने कि पेट क्या हो जाता है, नीचे की तरफ लटक आता है। आपके लोअर एब्डोमिनल लाइन जो है उसके नीचे पैर पेट आने लगा, है ना। तो समझो वहां पे इसकी ट्रीटमेंट की जरूरत है। नाड़ी कमजोर होगी, वीक पल्स होगी, हेमोरॉइड्स होंगे, पाइल्स होंगी, वेरिकोज वेन्स होंगी, बार बार पेशाब जाएगा, इन कंट्रोल होगा, पेशाब कंट्रोल नहीं हो पाएगी, हर्निया होगी, 7 टाइप्स ऑफ हर्निया होगी, है ना। इससे ट्रीटमेंट कर सकते हो। हर्निया के लिए कोई भी, इसमें से जितने हम पढ़ रहे हैं ना, इनमें से किसी भी बीमारी के लिए मॉडर्न मेडिसिन में तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसको समझ लीजिए। इसमें से किसी भी बीमारी के लिए मॉडर्न मेडिसिन में देयर आर नो ट्रीटमेंट्स, कोई ट्रीटमेंट नहीं है सर्जरी के सिवा। आप सिंपल पॉइंट्स को डाउन करके वहां पे कर सकते हो इसमें, है ना। यूरिन का समस्याएं हो, फ्रीक्वेंटली हो रही है, या कंट्रोल नहीं हो रहा है, अर्जेंसी हो रही है, ऐसे सभी इसमें वहां पे क्या करते हैं हम, स्प्लिन पे
वहां किया जाता है। जो प्रतिदिन अधिक देर तक खड़ा रहता है उसको स्प्लिंट भी सिंकिंग हो जाती है। लास्ट वाला बताया, रीजन बताया है ना। अब स्प्लिंट भी सिंकिंग डिफिशियंसी की बाद आई, हमेशा याद रखिएगा। लेकिन स्प्लिन को ना बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहना पसंद है, ना बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहना पसंद है ना। तो अगर बहुत ज्यादा बैठने वाला आपका काम है तो भी तकलीफ होगी, और बहुत ज्यादा खड़े रहने वाला काम है तो भी तकलीफ होगी। तो आपका, आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? मिश्र स्वरूप की होनी चाहिए। अब जितना देर बैठेंगे उतनी देर आपको चलते फिरते भी रहना चाहिए, राइट। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नीचे दिया हुआ है ऑलरेडी, इसमें हमने वहां पे GB1 GB20 जानबूझ के ऐड करके रखा है। तो अगर वहां पे राइजिंग की ट्रीटमेंट भूल भी गए तो भी ये ट्रीटमेंट ऑलरेडी उसमें वहां पे दी हुई है। किडनी की क्वी जब श्रिंक करती है तो उस समय पे क्या होगा? किडनी यांग पहले डिफिशियंट होती है, फिर काफी समय तक डिफिशियंट रहती है, ये तुरंत नहीं होती। स्प्लिन थोड़ी देर बाद हो जाती है, लेकिन इसको काफी समय लगता है, थोड़ा और काफी में फर्क है ना। तो ये काफी समय के बाद ये डिफिशियंट होती है, और ये जब डिफिशियंट होती है तो नीचे दिए हुए जो भी लक्षण है वो प्रकट होते हैं। उसमें से सबसे पहला वाला कौन सा दिखाई दे रहा है? किडनी की सिंकिंग जब के दो लक्षण प्रकट होते हैं, दो प्रकार के उसके लक्षण होंगे, दो लक्षण प्रकट होते हैं। उसमें से कौन सा है? यूरिनरी सिम्टम्स होंगे, है ना, मूत्र जनित लक्षण होंगे। तो यूरिन से रिलेटेड, यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड, है ना, तो उससे रिलेटेड पहले सिम्टम्स हो गए, पहला एक वहां पे आपको वो दिखेगा। दूसरा क्या होगा? सेक्सुअल सिम्टम्स होंगे, प्रजनन से संबंधित लक्षण होंगे। ये दो चीजें होंगी। ये दो चीजें जैसे ही दिखाई दे, क्या समझना है? ट्रीटमेंट कहाँ होगी? किडनी की सिंकिंग पे करनी होगी या की जा सकती है, राइट। ये तुरंत नहीं दिखाई देती, ये बीच में काफी सारी चीजें और होती है, आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां पे, राइट। लेकिन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यहीं से ये होंगे। इसमें से एक या दो, दोनों जो है वो लैक करने लगती हैं। इसमें से एक या दो, दोनों जो है वो लैक करने लगती हैं। पेशाब अपने आप निकलने लगता है, अथवा वीर्य अपने आप बिस्तर में स्वप्न के कारण निकल जाता है। ठीक है, स्वप्न दोष होना चाहिए, लेकिन ये रोज या रेगुलरली नहीं होना चाहिए। बराबर है, महीने में एक आध बार हो तो ठीक है, सामान्य होता है ये। लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है तो ये क्या बता रहा है? किडनी की क्वी सिंक कर रही है। आजकल नौजवानों में कुछ बुरी आदतें होती है ना, उन आदतों के कारण भी क्वी, किडनी क्वी सिंक कर सकती है ना। और किडनी की क्वी कब सिंक करती है? जब किडनी यांग सिंक कर जाती है। किडनी यांग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट्स या डायग्नोसिस, जो भी आप करें। तो जब तक किडनी यांग नहीं सिंक होती और वो लंबे समय तक जब तक डिफिशियंट नहीं होती, तब तक ये समस्या बनी रहती है ना। और इसके साथ ऐसे कई सारे दूसरी चीजें दिखी। हम अब तक जहां जहां पढ़ते हैं, जब भी किडनी पे आते हैं, मैं स्पेसिफिकली वहीं पे एक्सीलेटर ज्यादा दबाता हूँ, है ना। क्यों? इवन फाउंडेशन की क्लास से हमने देखा है कि वहां पे सबको बताया कि किडनी की पॉइंट आप कंपलसरी लगाओ। आपको पिछले 50 साल से आपको क्यों ना डायबिटीज हो, 50 साल से क्यों ना आप हाई बीपी की गोलियां खा रहे हो, जो भी इश्यूज है, जो भी समस्या है शरीर में, सबसे पहले इसको ठीक करो। ये ठीक हो गया ना तो धीरे धीरे बाकी की सारी चीजें कवर करना आसान होगा, क्योंकि ये तुरंत इफेक्टेड नहीं होती, लंबा समय लगता है इसको बीमार होने। भले शुरू से डिफिशियंट रहती है ये, लेकिन फिर भी, फिर भी यहाँ पे इन चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। पेशाब या वीर्य को रोक पाने की क्षमता इसमें अधिक होती है। इसमें अधिकांश लक्षण लोअर हार्मोन के ही दिखाई देते हैं, है ना।
तो यहाँ पे लोअर वार्मर के ही सारे इश्यूज होंगे। लोअर वार्मर मतलब कहाँ पे? आपके नाभि के क्षेत्र से नीचे की तरफ, या आपका जो बेल्ट एरिया होता है ना, जहाँ पे आप नाभि के आसपास आप जहाँ पैंट पहनते हो, कुर्ता पहनते हो, सलवार पहनते हैं, तो उससे नीचे का एरिया, मतलब उसमें पैर भी आ रहे, जेनेटिकल ऑर्गन्स भी आ गए पीछे की तरफ के, एक्सीलेटरी ऑर्गन्स भी आ गए, है ना, एकदम पास पास में बगल बगल में रहते हैं, तो सभी ये होंगे, तो उससे रिलेटेड लक्षण ज्यादा दिखाई देंगे। कौन कौन से होंगे? बार बार पेशाब होना, फ्रीक्वेंट ऑफ यूरिनेशन, अत्यधिक पेशाब होना, एक्सेस यूरिनेशन, है ना, बहुत ज्यादा पेशाब हो रहा है, फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार जा रहा है लेकिन अमाउंट थोड़ी थोड़ी हो रही है, फ्रीक्वेंसी। एक्सेस यूरिन, पेशेंट बताएगा यूरिन करने का, तो यूरिन निकलते रहते निकलते रहते निकलते रहते, रुकती नहीं है। जब पेशेंट बताएगा फ्रीक्वेंट ऑफ यूरिनेशन, हम पहले पूछते हैं कि क्वांटिटी कितनी होती है, ब्लैडर पूरा एम्प्टी होता है क्या, सामान्य होती है क्या, रंग सामान्य है क्या, जलन वगैरह तो नहीं हो रही है ना, क्योंकि एक लक्षण कई सारी बीमारियों को बता सकता है। तो पहले तो वहां पे हम यूटीआई को बाहर कर देते हैं कि है या नहीं, उसको समझना है, क्योंकि अगर यूटीआई की वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन वहां पे भी दिखेगा, उसकी वजह से है, तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग होंगे। वहां पे क्या होगा? ट्रीटमेंट ह्यूमिडिटी इन यूरिनरी ब्लैडर की ट्रीटमेंट होगी, है ना। लेकिन जब किडनी की सिंकिंग की बात कर रहे हैं, तो वहां पेशेंट बताएगा कि नहीं, पेशाब भरपूर होती है लेकिन बार बार जाना पड़ता है, पेशाब की धार कम रहेगी, है ना। कई बार पेशा पेशेंट बताएंगे लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है ना। कुछ कुछ साथी होते हैं, आपको आसपास भी कुछ लोग ऐसे दिखाई देंगे कि अगर यूरिन के लिए गए तो लंबे समय तक खड़े रहेंगे और पेशाब की धार जो है वो कम होगी। अब ये सारे लक्षण पोस्टेड के भी दिखाई देते हैं, है ना। अत्यधिक ये नहीं, लेकिन बार बार जाना, पेशाब की धार कम होना, पेशाब को रोक न सकना, कंट्रोल नहीं होना, रोक नहीं पाएंगे, ये सारी चीजें होंगी। सोधे में पेशाब अपने आप निकल जाना, सोते समय, सोधे में नहीं है ये, सोते समय अपने आप यूरिन पास हो जाना। बेड वेटिंग की समस्या होगी तो इस पर ट्रीटमेंट होगी। पेशाब करने में के बाद बूंद बूंद पेशाब होते रहना, है ना, जिनको भी एडल्ट डायपर पहनने की जरूरत पड़े, या काफी देर तक खड़े होने के बाद, यूरिन करने के बाद, या बैठ के यूरिन करने के बाद, यूरिनेशन करने के बाद भी लंबे समय तक अगर वहां पे ड्रिप ड्रिप यूरिनेशन हो रहा है, ऐसे इसमें क्या करेंगे, वहां पे किडनी की सिंकिंग की ट्रीटमेंट लगेगी, है ना। एंड यूरिनेशन एट नाइट, रात को अगर नींद में से उठकर बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ रहा है, किडनी वी सिंकिंग की ट्रीटमेंट लगानी है। इसलिए पेशेंट्स को इतने सारे सवाल पूछते हैं। सेक्सुअल सिम्टम्स क्या क्या होंगे? पुरुषों में महिलाओं में अलग अलग होते हैं, तो सेक्सुअल सिम्टम्स वहां पे क्या होंगे? बिना स्वप्न के ही वीर्य बाहर निकल आना, है ना। तो वहां पे अ, शीघ्र पतन होना, और वीर्य आपका, स्पर्म्स जो है या वीर्य जो है ना, उनकी क्वालिटी वहां पे खराब होती चली जाएगी, पतले होते चले जाएंगे। एक पर्टिकुलर थिकनेस होता है, पर्टिकुलर काउंट होता है, एक पर्टिकुलर कलर होता है, ये उसी तरह से होनी चाहिए। तो उसमें कोई डिफरेंसेस हो रहे हैं तो वहां पे हम किडनी की सिंकिंग पे ट्रीटमेंट करेंगे। फीमेल्स में क्या होगा? वहां पे यूट्रस का प्रोलैप्स होगा, सानुच्युति होगी, है ना, लुकुरिया जैसी समस्याएं होंगी, या वहां पे क्रॉनिक वर्जाइनल डिस्चार्ज होंगे। तो ऐसे क्रॉनिक मतलब लंबे समय से चले आ रहे हैं, तो ऐसे सभी इसमें हमें ट्रीटमेंट कहाँ पे करनी है? स्प्लिन की भी सिंकिंग, किडनी की भी सिंकिंग पे ट्रीटमेंट होगी। अगर स्वप्न दोष हो, है ना, जब अगर जब नींद में वीर्य निकल जाता है उसको स्वप्न दोष कहते हैं। अगर स्वप्न दोष हो तो इसका पता चलता है किडनी यिन की डिफिशियंसी, किडनी यिन की डिफिशियंसी है, होकर एम्प्टी हीट बढ़ गई है ना। एम्प्टी हीट बढ़ गई है, एम्प्टी हीट फुल हीट परसों मैंने एक्सप्लेन किया था, होप सो याद होगा आपको।
तो किडनी यिन की डिफिशियंसी होकर एम्प्टी हीट बढ़ जाती है, उसके कारण वहां पे नाइट फॉल्स होते हैं, स्वप्न दोष होता है वहां पे, बढ़ गई होती है, जिसके कारण कामुक स्वप्न आकर वहां पे वीर्य ये हो जाता है। सामान्य रूप से नहीं आने चाहिए, ऐसे स्वप्न नहीं आने चाहिए। स्वप्न आपके आगे देखेंगे, हम ड्रीम डायग्नोसिस भी देखेंगे, क्यों पेशेंट को पूछते हैं हवा में उड़ते हुए दिख रहा था क्या, पानी में डूबते हुए दिख रहा था क्या, सुसाइड कर रहे थे क्या, लोग आज जिंदा नहीं है या जो आज आपके साथ में नहीं है वो दिख रहे थे क्या, ट्रैवल कर रहे थे क्या, फाइट कर रहे थे क्या, लड़ रहे थे क्या किसी से, है ना। तो सपने में आप क्या देखते हो ये डायग्नोस करता है, वो हर एक ईच एंड एवरी टाइप ऑफ योर ड्रीम्स वो किसी ना किसी ऑर्गन से कोरिलेट करता है, ये बताता है कि वहां पे कुछ गड़बड़ी हो रही है, उसका उपचार करना जरूरी है। ऐसे में किडनी यिन की डिफिशियंसी का उपचार करना चाहिए, है ना। यहाँ पे किसका होगा, किडनी यिन की डिफिशियंसी का, एम्प्टी हीट हो गई है, एम्प्टी हीट क्यों हुई, किडनी यिन डिफिशियंट होने के कारण। तो अब एम्प्टी हीट की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, जो यिन डिफिशियंट हुआ है उसको उठाकर, है ना, हीट की ट्रीटमेंट नहीं करते वहां पे, नाम के लिए बताया गया है कि एम्प्टी हीट है। एम्प्टी हीट का मतलब होता है हीट अपनी जगह पे ही है, जितना होना चाहिए था उतने पे ही है, कोल्डनेस घट गया, यिन घट गई, इसलिए वो एक्सेस लग रहा है ना। डिफरेंसेस समझते चलना है यहाँ पे। पर अगर बिना स्वप्न ही आधे रात में सोए सोए अगर वीर्य निकल रहा हो, तो ये क्या बताता, बिना किसी स्वप्न के बिना किसी चीज के ही वहां पे लीकिंग कहा है इसको, है ना, लीक हो जा रहा है, जैसे छत चूती है आपकी, बारिश में छत चूहे वगैरह, बहुत भयंकर बारिश हुई हो तो भी समझ में आता है कि कोई रीजन है, ये चारों तरफ सीलिंग लग रही है, नमनेस हो रहा है। लेकिन सोए सोए ही अगर ये चीज हो रही है, तो ऐसे इसमें किडनी फ्री सिंकिंग की ट्रीटमेंट लगेगी, राइट। स्वप्न के साथ आ रहा है किडनी यिन डिफिशियंसी, बिना स्वप्न के हो रहा है किडनी क्वी सिंकिंग होगी। रात्रि में यिन क्वी की अधिकता होती है, इन द नाइट टाइम, रात के समय क्या होगा, यिन क्वी अधिक होती है ना। अब जिससे रात होगी, अब इस समय पे क्या होगा, ठंडक है, अंधेरा है, चीजें धीमी हो जाएंगी, स्लो हो जाएंगी, है ना। तो यिन की अधिकता होती है, क्योंकि नाइट इज यिन एंड डे इज यांग, ये हम पहले शुरू में पढ़ चुके हैं। पर जब रात्रि में यांग क्वी सिंक होती है, यांग क्वी सिंक होती है ना, तो जब रात्रि में यांग क्वी सिंक होने लगती है, तो रोगी को बार बार पेशाब लगती है। तो इसकी पहली ट्रीटमेंट क्या होती है, किडनी यांग डिफिशियंसी होती है ना। शुरू में एक बार दो बार जा रहा है या कभी कभार जा रहा है, लेकिन रात को उठ के जाना पड़ता है। पहले तो हैबिट्स देखो, शाम को 7 बजे के बाद पानी नहीं पीना है, और कितना पीना है, जितना जरूरी है उतना, सोने से कम 2 घंटे पहले तो कुछ खाना पीना नहीं है। कुछ लोगों की आदत होती है यहाँ पे खाना खाया, हाथ धोया, दवाइयां खाई, गैट 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 पानी पिए और वहीं पे सो गए, है ना। जिंदगी में कभी कोई बीमारी ठीक नहीं होगी, उल्टा रोज एक एक नए नए सरप्राइजेस मिलते रहेंगे, आज ये भी हो गया, कल वो भी हो गया, परसों वो भी हो जाएगा। चीजें रुकेंगी नहीं वहां पे अगर हैबिट्स नहीं बदलेंगी। लेकिन सारी चीजें बराबर है, अपने समय पे है, और उसके बावजूद अगर ये समस्या हो रही है, तो उस इसमें हम क्या करेंगे, हमें वहां पे यांग डिफिशियंसी की पहले ट्रीटमेंट करनी होगी। अगर उससे भी न हो, तो किडनी क्वी सिंकिंग की ट्रीटमेंट करनी होगी। किडनी क्वी सिंक, है ना, तीनों शब्द बड़े अजीब है, किडनी क्वी सिंक, एक साथ कहने जाओ तो कुछ अलग ही निकल आता है मुझसे। किडनी क्वी सिंक करने का मूल कारण अत्यधिक मैथुन करना होता है ना, जो मैंने शुरू में ही कहा, क्योंकि आजकल वो चाहे मेल हो फीमेल हो, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, किसी भी उम्र के हैं, एक बीमारी की तरह ये लग गया है।
अच्छा, ये इसमें सबसे ज्यादा बढ़ावा कौन देता है? हमारे ही घर में के, हमारे ही आसपास के लोग, हमारे ही दोस्त, हमारे ही दोस्त, हमारे ही साथी, ये जो होते हैं, जिनके पास अधूरा ज्ञान होता है या कुछ नई जानकारियां होती है, वो है ना। और उसके अलावा भी कई सारे ऐसे सोशल मीडियाज वगैरह की सारी चीजें हैं। रेणुका जी, रेणुका जी प्लीज मेरे स्क्रीन पे ड्रॉ मत कीजिए। बताइए अब इसका ऑप्शन क्या होता है? ये ड्रॉ न करने का ऑप्शन कहाँ होता है? चलो ठीक है। देखिए ऐसे में फिर मेरी भी लिंक ब्रेक हो जाती है। महिलाओं में ये ज्यादा बच्चे पैदा करने से भी हो सकता है ना। से भी हो सकता है ना। तो ज्यादा बच्चा पैदा करने से भी किडनी की सिंक हो जाती है ना। सेम यही पुरुषों के लिए भी होता है। ठीक उसी तरह से अब ट्रीटमेंट वहां पे क्या होगा, K3 K7 ऑलमोस्ट। ये किडनी के मैंने पहले ही बता परसों बताया कि किडनी के हर एक प्रोटोकॉल में आपको K3 K7 मिलेंगे, UB2347 मिलेगा। तो ये 4 पॉइंट तो पक्के कर। CV4 मिलेगा, GB4 मिलेगा, ये सभी आएंगे वहां पे, है ना। यहाँ पे जिगॉन भी दिया हुआ है। अब जिगॉन क्या है, जहाँ पे यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ये आपको कहाँ मिलेंगे पता है? आपकी जो फाउंडेशन वाली जो बुक है, उस बुक में चार्ट बुक्स मिली हैं आपको। और उसके TCM की चार्ट बुक में एकदम पीछे की तरफ चले जाओ आप, वहां पे आपको मिल जाएंगे ये वाले चार्ट वहां पे, है ना। वहां पे मिल जाएगा आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है वो वहां पे दिए हुए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट्स के कोई नंबर्स नहीं होते, उनको नाम से ही पहचाना जाता है। और वो स्पेसिफिक होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो डेफिनेटली उसको जानना जरूरी है। वाटर रिएक्शंस ड्यू टू ए किडनी यांग डिफिशियंसी, है ना। अब वाटर रिएक्शंस क्या होते हैं शरीर में ड्यू टू ए किडनी यांग डिफिशियंसी, किडनी यांग के डिफिशियंट होने से। किडनी यांग डिफिशियंट होगी तब जाके किडनी सिंक करने लगती है। जब लंबी अवधि तक शरीर में नमी का रुकाव हो जाता है, लंबे समय तक शरीर में जब नमी का रुकाव हो जाता है, नमी मतलब पानी, ठंडक, है ना, कोल्डनेस। तो नमी जब रुकने लगती है, अब ये क्या होगा, सिंपल सा है, आप अपने घर को विजुअलाइज करो कि अब इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई। अब जहां पे नमी रुकती है या जहां पे ज्यादा सनलाइट नहीं पड़ेगी, वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे फंगस आना स्टार्ट हो जाएंगे, बैक्टीरियल इश्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये कहाँ होगा, जहां बहुत अधिक नमी होगी। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में भी चीजें होती है। एक नमी वाले घर में रहोगे आप, कई सारी मुश्किलें आ सकती है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी नमी जब शरीर में बहुत ज्यादा रहेगी तो क्या क्या समस्या होंगी उसको आगे देखेंगे। अब नमी क्यों होगी, क्योंकि यांग डिफिशियंट है। यांग का मतलब क्या है, हीट, फायर, वो डिफिशियंट है, वो नहीं थी, इसलिए ये आपकी एक्सेस हो गई, नमी बढ़ गई वहां पे। अथवा जब लंबे अवधि तक शरीर में नमी नमी का रुकाव हो जाता है, अथवा ठंडी तासीर का कच्चा भोजन जब अधिक खाते हैं, है ना। ठंडी तासीर वाला कच्चा भोजन मतलब कौन सा, ठंडी तासीर का है, जिसके गुण धर्म ठंडे है ना। तो रात के समय पे ठंडी तासीर वाली चीजें लिमिटेड खाई जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको हर सीजन में दही खानी है। कुछ लोग होते हैं हमेशा उठ के छाछ पीते बैठेंगे, उनको रात के भोजन के साथ भी छाछ चाहिए, दही चाहिए, सलाद चाहिए। सैलड भी वो वाला सैलड नहीं, क्या कहते हैं उसको, रायता, है ना। बिना रायते के भोजन ही नहीं करते। कुछ लोग बताते बड़े बड़ाई के साथ बजाते, नहीं नहीं हमारा बेटा तो बिना रायते के खाना ही नहीं खाता है। मैं बता रहा हूँ भाई, सैलेड्स खाओ, अच्छी सब्जियां खाओ, सैलेड्स खाओ। वो सैलेड को बदल के आपने रायते में कर दिया, ठीक है, बढ़ेंगी वहां पे।
राइट। तो ऐसे में क्या होगा, हो जाता है, अथवा और एक रीजन है वहां पे, अथवा हार्ट यांग डिफिशियंट, हार्ट यांग डिफिशियंसी लगातार रहने के बाद, अथवा लंग्स की डिफिशियंसी के कारण यहाँ पे एक्सेस कोल्ड का वहां पे अनावर हो जाता है ना, ये आक्रमण कर देता है आपका। तो क्या क्या रीजंस हो गए, शरीर में नमी बहुत ज्यादा रह रही है, फ्लूइड्स बहुत ज्यादा समय तक रह रहे हैं शरीर में, नमी ज्यादा रह रही है। दूसरा, अगर ठंडी तासीर वाला, है ना, ठंडी तासीर वाला कच्चा भोजन खा रहा है, तो ठंडी तासीर वाले कच्चे भोजन, जैसे प्याज भी ठंडी तासीर में आ जाता है, जिनको बहुत ज्यादा प्याज खाने की आदत होती है, हर एक भोजन के साथ प्याज चाहिए, तो दिन में खाइए, रात के समय प्याज खाई नहीं जाती, है ना, रात के समय प्याज नहीं खाते हैं, रात के समय दूध पीते हैं, गर्म तासीर वाला होता है। दूध की तासीर क्या है, गर्म होती है। सुबह सुबह दही खाई जाती है, दही की तासीर क्या होती है, गर्म होती है ना। दही का ही छाछ बना दिया आपने, तासीर क्या हो गई उसकी, ठंडी हो गई, है ना। उसी से आपने नैन बना लिया, मतलब बटर नहीं, लो नहीं कहते उसको, नैन बना लिया आपने, वो क्या हो गया, गर्म तासीर का। अब उसी का आपने घी बना लिया, फिर ठंडी तासीर वाला हो गया। लेकिन ये पका के बना है, तो इसमें कोई समस्या नहीं होती, दूध पकाते हैं आप, पकाने के बाद उसमें बाकी की सारी चीजें की जाती है, दही भी आपका ठीक उसी तरह से बनता है, कच्चा नहीं होता। तो ठंडी तासीर का कच्चा भोजन, इसलिए रात को मना करते हैं कि रात को सैलेड्स नहीं खाने हैं। पहला तो ऑर्गन में एनर्जी नहीं होती, दूसरा वो यिन का समय है, वहां पे यिन फूड नहीं देते हैं, उसे यांग देना चाहिए। रात को सोते समय कुछ नहीं है, बस एक ग्लास भर गर्म दूध ले लो, थोड़ा सा उसमें सूखी अदरक जिसे सूंठ कहते हैं वो डाल लो आप, या आप उसमें हल्दी डाल लो, काम हो गया, है ना। इट्स वर्क लाइक अ मेडिसिन, जो भी इम्बैलेंसेस हैं अंदर उनको बैलेंस करने के लिए ये सारी चीजें होती है, राइट। तो अगर शाम को या रात के समय पे सलाद खाने की आदत है तो उसको बंद करो, नहीं तो क्या होगा आगे देखेंगे, है ना, या ऑलरेडी देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ तक पहुंच सकते हैं। तीसरा क्या बताया, हार्ट यांग डिफिशियंसी अगर लगातार रहने लगेगी, अथवा लंग्स की डिफिशियंसी के कारण एक्सटर्नल कोल्ड बढ़ जाता है, एक्सटर्नल कोल्ड का आक्रमण होता है शरीर पे, है ना। एक्सटर्नल हीट, एक्सटर्नल विंड, इंटरनल हीट, इंटरनल विंड। यहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल कोल्ड का अटैक होने लगता है, शरीर अंदर से ठंडा पड़ रहा है, अब बाहर की ठंडक शरीर पे असर कर देगी, है ना। जिसे पुराने जमाने में होता था कि किसी के राज्य में जाके आपको लड़ाई करनी है, किसी के किले में घुस के आपको ये करना है, तो पहले क्या करते थे, बहुत शुरू से ही थोड़ा थोड़ा करके अपने जासूस, अपने जो सिपाही हैं उनको रूप बदल बदल के अंदर भेज दिया जाता था। तो जब लड़ाई होती थी तो बाहर से तो लड़ते ही थे, जो अंदर जा चुके हैं वो अंदर से लड़ना शुरू करते थे, तो सेना अंदर भी होती थी और बाहर भी होती थी, है ना। जिस तरह से अभी इस समय पे हमारी हालत है, हमारे दुश्मन अंदर भी है बाहर भी है, शरीर की बात कर रहा हूं, है ना। तो ठीक वही हालत यहाँ पे होगी। तो इंटरनल कोल्ड ऑलरेडी आपकी बढ़ी है, शाम का समय ही, रात का समय ही आपका कोल्ड वाला था, वो एक्सटर्नल कोल्ड भी बनना शुरू हो जाएगा। जो लोग कहते हैं ना, हमने शुरू में पढ़ा था, क्या पढ़ा था yin yang के समय पे, कि दिन में तो अच्छा अच्छा काम कर लेते, जैसे जैसे शाम होने लगती है काम ही नहीं हो रहे, हाथ दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रहा है, उठा नहीं जा रहा है, अब मैं जाके लेटती हूँ, मुझसे नहीं होगा, ठंड लग रही है, पंखा बंद करो, ये करो, समस्याएं शुरू होना शुरू हो जाती है ना एक एक। ये क्यों हो रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरफ से वहां पे अटैक हो रहा है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल अटैक क्यों हो रहा है, क्योंकि अंदर से कमजोर पड़ रहा है ना, अंदर से कमजोर पड़ रहा है। तो बाहरी आक्रमण होता है, और साथ साथ किडनी यांग डिफिशियंट हो जाती है ना। अब किडनी यांग डिफिशियंट होगी तो वहां पे क्या होगा, तथा पेशाब पूरी मात्रा में न निकल पाए, तो इस वजह से क्या होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार जाना पड़ेगा, है ना। व्हाट इज अ यांग, यांग इज अ फंक्शन, है ना।
यांग फंक्शन है तो तुरंत पहले किडनी का क्या इफेक्टेड होगा? किडनी यांग से रिलेटेड इश्यूज होंगे तो मतलब क्या हो गया, किडनी के फंक्शन से रिलेटेड समस्या। पहले वहां पे क्या होगा, फंक्शंस इफेक्टेड होंगे, तो बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ेगा, बार बार वहां पे मूत्र विसर्जन के लिए, पेशाब के लिए वहां पे जाना पड़ेगा, है ना। तो तथा पेशाब पूरी मात्रा में नहीं निकल पाएगा, तो शरीर में जल की रुकावट होना शुरू हो जाएगी, है ना। जल रुकना शुरू होगा, जो चीज रुकेगी वो बीमारी पैदा करेगी, अब भयंकर वाली बीमारी पैदा करेगी, है ना। रुकावट, स्टैग्नेशन, आगे बढ़ेंगे उसके बारे में, तो वो होना शुरू हो जाएगा, रुकावट होना शुरू हो जाएगी, तथा शरीर में सूजन आना शुरू हो जाएगी, है ना। अब फ्लूइड शरीर में रुक रहा है तो वो क्या करेगा, फिर सूजन शुरू, फिर पैर की उंगलियां सूज रही है, तलवा सूज रहा है, पैर के काप्स आपके सूज रहे हैं, घुटना स्वेलिंग हो रहा है, थाई स्वेलिंग हो रही है, एब्डोमिनल स्वेल हो रहा है, चेस्ट स्वेल हो रहा है, हाथ स्वेल हो रहे हैं, चेहरा स्वेल हो रहा है। जितनी जगह ज्यादा फ्लूइड बॉडी में स्टैग्नेट होगी, रुकेगी, है ना, जितना वाटर रिटेंशन करेगी उतना ज्यादा स्वेलिंग होगी, उतनी ज्यादा सूजन होगी वहां पे, है ना। और हमारे यहाँ क्या होता है, ग्रुप में एक वहां पे सिर्फ डाल देते हैं, डीप स्वेलिंग है, क्या ट्रीटमेंट करें, उसको चेक करो, इतनी सारी चीजें समझनी पड़ेंगी वहां पे, तब जाके वो ट्रीटमेंट्स होंगे, है ना। ठीक उसी तरह से, तो इसमें तीनों इंटरनल ऑर्गन्स आ गए इसमें, है ना। यहाँ पे तीनों इंटरनल ऑर्गन्स होंगे, नाम ही क्या है ऊपर, वाटर रिटेंशन ड्यू टू ए किडनी यांग डिफिशियंसी, पानी रुकना, ये भी क्या है, एक तरह की सिंकिंग है। और ये अगर वाटर रिटेंशन हो रहा है ड्यू टू ये किडनी यांग डिफिशियंसी, तो क्या क्या लक्षण होंगे, सारे स्टेजेस देखे हमने, तो उसके साथ आगे के लक्षण ये होंगे। तो इसमें तीनों ऑर्गन्स वहां पे इफेक्टेड होंगे, कौन कौन से तीन ऑर्गन्स, किडनी तो पहले ही आ गया, लंग्स डिफिशियंसी देख ली, हार्ट यांग डिफिशियंसी देख ली, तो लंग्स, हार्ट एंड किडनी, है ना। और पिछली क्लास में ही पढ़ा, तीनों एक दूसरे के बिना बैलेंस नहीं रह सकते, कंटिन्यूअसली आपस में इनकी एनर्जीज एक्सचेंज होते रहती है ना, तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है एनर्जी वाइज, तो तीनों प्रभावित होते हैं, और उसके बाद में क्या होगा, ये लक्षण दिखाई देंगे, लक्षण प्रकट हो गए। पैर एवं टखने में सूजन, अभी बताया मैंने, है ना, तो सिर्फ वहां नहीं, सभी जगह सूजन देगी, पैर एवं टखने में सूजन दिखाई देगी, पैर एवं पीठ में ठंडक लगना, पैर ठंडे कोल्ड लगेंगे एकदम बर्फ की तरह, है ना, पेशेंट के पैरों को हाथ लगाओगे तब वो बर्फ की तरह ठंडे लगेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ एक ये डाल देते हैं, घुटने पे सूजन है, पैर पे सूजन है, ट्रीटमेंट बताइए, मेरे को ऐसा लगता है सामने से डांट रहे हैं मुझे, है ना। तो मैं अपने आप को डांटता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, इतना भी नहीं सिखाया कि भैया लक्षणों को देखो, पहले उसको टच तो करो, स्पर्श करो, बताओ तो वहां का तापमान क्या है, टेम्परेचर कैसे, तब ट्रीटमेंट होगी। आपके पास 100 पेशेंट आ रहे हैं, आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई उसमें ये नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है वो भूल रहे हो ना आप। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, पूरा डायग्नोस तब होगा जब पूरी इंफॉर्मेशन होगी, विथ 2 और 4 लाइंस मुझे नहीं आता, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मेरा ही प्रॉब्लम कुछ तो, मेरी समस्या है, ये मैं नहीं कर सकता। पेशेंट को, पेशेंट दिन में एक करो लेकिन वो वापस नहीं आना चाहिए, मेरे यहाँ 100 पेशेंट नहीं है, मैं एक ही पेशेंट करता हूँ लेकिन वो वापस नहीं आना चाहिए, वो वापस जब आएगा वो बताएगा मैंने लगाया, मुझको ये बेनिफिट्स मिले, राइट। तो पैर, वहां पे पैर और पीठ ठंडा पड़ने लगा, क्यों, फ्लूइड रिटेंशन, है ना, वाटर रिटेंशन की वजह से। पैरों में टखनों में सूजन होगी वाटर रिटेंशन की वजह से, पेट में तनाव बनेगा वाटर रिटेंशन की वजह से, कमर कमर में नीचे दर्द होना शुरू हो जाएगा वाटर रिटेंशन की वजह से, है ना। लोअर बैक पेन भी हो रहा है तो इट्स ऑल्सो ड्यू टू वाटर रिटेंशन, टेम्परेचर चेक करो, स्वेलिंग्स चेक करो, साइज चेक करो, पेशेंट का वजन क्यों पूछते हैं, लंबाई चौड़ाई समझकर ज्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकती है, इसलिए करते हैं ना उससे। कमर में दर्द होना, पेशाब की मात्रा घट जाना,
यूरिन कम हो जाएगी, पेशाब की मात्रा घट जाएगी वहां पे। और जब हृदय प्रभावित होता है तो निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं। जब इसमें अब जब वाटर रिटेंशन की वजह से, अब तक बॉडी आपकी हुई, आपके लंग्स हुए, आपकी किडनी हुई, है ना। अब जब हार्ट वाटर रिटेंशन की वजह से प्रभावित होगा, हार्ट पे जब इफेक्ट होंगे वाटर रिटेंशन के, तो उसमें क्या लक्षण दिखेंगे? पतला बलगम निकलना, है ना, पतला म्यूकस निकलेगा, थिन म्यूकस निकलेगा, खांसी होगी, अस्थमा होगा, काम करने पर सांस फूलेगी, है ना, उसके साथ फेफड़ों में पानी भरना शुरू हो जाएगा, लंग्स में पानी भरना शुरू हो जाएगा, टीबी जैसी बीमारी होगी। ये सब कब होगा? जब ये इस वाटर रिटेंशन की वजह से आपका हृदय प्रभावित होगा, लो सिस्टम, मैसेज आता रहता है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा? इफ ओनली किडनी इन्वॉल्व, अगर सिर्फ किडनी से संबंधित लक्षण है, मतलब स्वेलिंग्स वगैरह बाकी की चीज है, तो उन सब इसमें, है ना। तो अगर सिर्फ किडनीज इन्वॉल्व है तो उस इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा वहां पे? K7 SP6 9 ST28 CV4 9 UB20 22 23, 1 2 3 ऐसे 3 वाइट मैग्नेट हाथ के पीछे की तरफ यहाँ पे लगा दो, काम खत्म। बैकशू पॉइंट्स, है ना। अच्छा, किसके किसके बैकशू पॉइंट्स है? UB20 22 23। 23 तो किडनी का हो गया, 22 किसका है? नहीं पता, स्प्लीन का है शायद। हाँ नहीं, मुझे भी नहीं पता, आप लोग बताएंगे तब पता चलेगा। मैं डायरेक्ट फोर्थ सेमेस्टर में एडमिशन हुआ था मेरा, फर्स्ट सेमेस्टर मैंने पढ़ाई नहीं। UB20 किसका है? पता नहीं किसका है, फाउंडेशन में बताया तो था शायद, वो चित्र वगैरह दिखा के, लेकिन अभी याद नहीं, जाने दो। जब वो फाउंडेशन जब तक आप पक्का नहीं करोगे, वहां पे जो देखा सीखा उन चीजों को जब वो अगर याद है, तो ये फटाफट पता चल जाएगा K7 किसका पॉइंट है, K7 की एनर्जी क्या है, SP6 SP9 की एनर्जीज क्या है, क्या क्या काम करते हैं, ST20 और क्या काम करता है, GV4 किस लिए है ना। तो वो जब पढ़ा नहीं होगा वाइट, तब ये समझ में नहीं आएगा। फाउंडेशन बढ़िया से किया होगा तब यहाँ पे बढ़िया से समझ पाएंगे कि ये क्या क्या है। और ये सारी चीजें वहां पे कर चुके हैं, रिविजन्स के साथ कर चुके हैं, बार 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 रिपीट किया, और तब से बता रहा हूँ कि इसको ध्यान से कीजिएगा, ये आगे चल के बहुत काम देने वाला है। ऐड ऐड करना है। अब ये ऊपर का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हो गया, ये आपका कंपलसरी हो गया, है ना, ये लगने ही लगने हैं पॉइंट। उसके साथ में अगर हार्ट में वाटर रिटेंशन हो रहा है, जो लक्षण अभी हमने लेफ्ट साइड में देखे, सांस फूलना वगैरह, टीबी होना, पल्मोनरी से रिलेटेड इश्यूज होना, फेफड़ों में पानी भर जाना वगैरह, ये सारी इश्यूज हो रहे हैं, तो उसमें ऐड करेंगे GV14 एंड UB15। GV14 UB15 एक टेम्परेचर वाला पॉइंट है, बॉडी में हीट को जनरेट करेगा, एक UB15 है ना। अब ये पूरे से किसका बैक शू पॉइंट आ गया? ये हार्ट का है या लंग्स का है? तो ये हार्ट का बैक शू पॉइंट है, हार्ट के पीछे आता है। अच्छा, कितना सिंपल है बैक शू पॉइंट से याद रखना, कितना सिंपल है ना। बता देता हूँ, जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में वो भी सुन लीजिए। ऑर्गन्स के लोकेशंस पता है बॉडी में कहाँ है, तो उस ऑर्गन के पीछे की तरफ जो पॉइंट आ रहा है वो उसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट होगा, बैक शू पॉइंट हो गया उसका, वो उसका बैक शू पॉइंट हो गया, पीठ की तरफ आ रहा है। फ्रंट शू पॉइंट जो उसकी तरफ सामने की तरफ आएगा। लीवर का डायग्राम निकालो, लीवर पे बेल मेरिडियन के हिसाब से जो पॉइंट आ रहा है वो उसका फ्रंट शू पॉइंट हो गया, और वही लीवर के बैक साइड में जो पॉइंट आ रहा है यूबी का, जीवी का, ये उसके बैक शू पॉइंट्स हो गए। सिंपल सा है। अब हार्ट के पीछे की तरफ कौन सा आता है? UB15 आ गया। हार्ट से पहले क्या आता है आपका? डायफ्राम पे रखा हुआ है, तो यू आपका सामने की तरफ कंसेप्शनल वेसल 14 15 16 17, हाफ ऑफ द ये, ठीक उसी की तरफ पीछे की तरफ UB17 से ऊपर 18 9, UB15 से ऊपर की तरफ, है ना। तो 16 15, 16 किसका हो गया? डायफ्राम का हो गया। 15 किसका हो गया? हार्ट का हो गया। 16 किसके लिए हो गया? आपके हार्ट के लेयर के लिए होगा, पेरिकार्डियम के लिए हो गया, है ना। सिंपल सा है, सूजू भी याद है तो भी उस पर बेल मेरिडियंस देख लो, आगे पीछे से समझ जाओगे।
इफ द लंग्स, अगर लंग्स भी उसमें है ना, ऑल्सो इन्वॉल्व दिस पॉइंट, तो ये नीचे वाले भी पॉइंट्स उसमें ऐड कर लेने हैं। LV7 UB13 गवर्निंग वसल 12 लंग्स के लिए। ठीक है। एम्प्टी हीट राइजिंग ड्यू टू ए किडनी यिन डिफिशियंसी, किडनी यिन की डिफिशियंसी होने के कारण अगर एम्प्टी हीट राइज कर रही, एम्प्टी हीट राइजिंग, है ना, राइज कर रही मतलब बढ़ रही है ना। तो एम्प्टी हीट मतलब फिर से बताता है वहीं पे है, वो बढ़ी हुई दिख बढ़ रही है क्या, नहीं है, वो तो अपने बैलेंस लेवल पे ही है। जो यिन था सामने का, वो डिफिशियंट होते 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 कम हो गया, वो इतना कम हो गया कि हीट जो नॉर्मल है वो भी एक्सेस लग रही है हमें, इसको एम्प्टी हीट कहता है ना। ये एम्प्टी हीट हो गया। एम्प्टी हीट में अब वहां पे क्या होगा, यिन की डिफिशियंसी के कारण हो रहा है लगातार अत्यधिक चिंता करने का कारण, दिन भर स्ट्रेस में बैठे है ना, चिंता में बैठे हुए हैं। तो दिन भर स्ट्रेस में है, दिन भर चिंता में बैठे हैं, है ना। एक्सेसिव, एक्सेसिव बहुत ज्यादा आप थॉट्स रखते हो या बहुत ज्यादा आप थिंकिंग करते हो, एक्सेसिव थिंकिंग है, अत्यधिक चिंता करना किडनी यिन डिफिशियंसी बताती है। तो बहुत ज्यादा अगर चिंता कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, किडनी यिन को डिफिशियंट कर देगा, राइट। कि लगातार अत्यधिक चिंता करने का कारण, किडनी इन करने के कारण किडनी इन डिफिशियंट हो जाती है ना। तो इसलिए पिछले क्लास में कहा था कि बहुत ज्यादा सोचते नहीं बैठना है, जो होना है वो होगा। आप बदल सकते हैं तो सोचने की जरूरत नहीं, आप नहीं बदल सकते तो क्यों सोचते बैठे, जो होना है वो होके रहेगा। डिफिशियंट रहने लग जाए तो एम्प्टी हीट राइज हो जाती है, तो उसी का लक्षण क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली एम्प्टी हीट राइज होने लग जाती है ना। बहुत ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। अब सामान्य है ये, क्योंकि शरीर में yin की कमी हो रही है, तो यांग भले बढ़े नहीं बढ़े, लक्षण सारे यांग वाले दिखाई देंगे। देखिए अब इसके सिम्टम्स वहां पे क्या क्या दिखेंगे, ब्लड इन यूरिन, यूरिन में रक्त का आना, नाइट स्वेटिंग, रात को पसीने आना, है ना। आफ्टरनून फियर, दोपहर के समय पे, नॉट फियर, फीवर, दोपहर के समय पे बुखार होना, प्रातः बहुत जल्दी उठ जाना, सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग तड़के ही उठ के बैठ जाएंगे, 2 बजे 3 बजे उठ के बैठ जाएंगे। रेस्टलेसनेस, रात को देर से सो रहे हैं और फिर सुबह जल्दी उठ के बैठ रहे हैं। ये क्या बता रहा है, हीट एक्सेस है, किससे, यिन से। यांग एक्सेस है, लेकिन यांग अपनी जगह पे है, यिन बहुत ज्यादा डिफिशिएंट हो गया है, जो सोने नहीं, जो सुलाता है, जो सोना नहीं दे रहा, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, ड्राई थ्रोट एट नाइट, रात को अचानक मुंह सूखेगा, पेशेंट उठ के बैठ जाएगा, व्यक्ति उठ के बैठ जाएगा, चाहे जितना पानी पी ले, है ना। जबकि जब पानी पी जाते हैं लोग, पूरा का पूरा एक एक कंटेनर पूरा डग 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 पानी पी जाएंगे, पेट भर जाएगा, छाती भर जाएगी, हाथ पैर लंग्स विंग्स सब भर जाएंगे, नाक से पानी निकल आएगा, लेकिन ड्राइनेस खत्म नहीं, है ना। इसको किस तरह से वहां पे सर ने बहुत सुंदर इसमें किया है कि 100 गिलास पानी पी गया फिर भी प्यास नहीं बुझी, इसको क्या कहते हैं, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ड्राइनेस एट नाइट। ये अच्छा लक्षण नहीं होता, है ना। सो गए तो सो गए, एक बार आराम से सोना है, फिर डायरेक्ट सुबह ही जो होगा वो। तो रेडनेस ऑफ चिक बोन्स, गाल की हड्डियों के पास लाली दिखना, है ना, रेडनेस ऑफ चिक बोन्स। एक हल्का पिंकिश वगैरह वो होना अलग चीज होती है, रेडनेस दिख रही है, लालिमा दिख रही है ना, रेड दिख रहा है, तो क्या बता रहा है, यिन सिंक हो गई है, यिन डिफिशियंट
हो गया वहां पे, राइट। ठीक उसी तरह से शरीर शारीरिक द्रव्यों की कमी, ये नहीं है तो बॉडी फ्लूइड्स होंगे क्या, नहीं होंगे, है ना। तो एक्सर्शंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, पसीना नहीं होगा, आंसू जल्दी नहीं निकलेंगे, शरीर सूखा सूखा रहेगा, है ना। जितने भी है सलाइवा नहीं बनेगा, मुंह ड्राई रहेगा, ओठ सूखते रहेंगे, व्यक्ति बार बार जीभ निकालेगा, ओठों को गीला कर रहा है, मुंह को गीला करने की कोशिश कर रहा है। स्टूल्स सूखे होंगे, ड्राई स्टूल्स होंगे, तो सारी चीजें सूखना शरीर में शुरू हो जाएगी, द्रव्य ही नहीं तो सब कुछ सूखेगा ही वहां पे, है ना। अत्यधिक कामुकता होगी, हीट बड़ी होगी, स्वप्न दोष होगा, नाइट फॉल्स होंगे, हीट बड़ी होगी, कामुकता होगी। और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा, K2 K3 K6 K9 K10, पहले 5 पांडव जो है वो किडनी वाले, है ना, पहले 5 पांडव वहां पे किडनी वाले आ गए। H8 LU7 यहाँ पे, H8 हनुमान जी आ गए, LU7 कृष्णा आ गए वहां पे, है ना। तो इसी तरह से पूरी की पूरी महाभारत का ही समझ लो ये सीन है, ये इंपॉर्टेंट है सारे। LU10 फायर पॉइंट, है ना, फायर पॉइंट ऑफ लंग्स। LU10 काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में यूज करना पड़ता है। कई सारे डायबिटिक के पेशेंट, कई सारे शुगर के, बीपी के पेशेंट्स सिर्फ इस एक पॉइंट से भी ठीक हुए हैं। सिर्फ ये एक पॉइंट लगा दिया, सब कुछ ओके, क्योंकि एक लक्षण दिखाई दिया था, बहुत ड्राई माउथ था, तो ऑलरेडी बाकी की ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लग ही रहे थे, साथ में बस ये एक पॉइंट लगा दिया, इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिले कि पूछो मत। SV6 CV4, है ना, सारे क्या होंगे, सिलेट करेंगे, है ना, और फ्लूइड खत्म कर दो शरीर के, सारे टोन करने हैं वहां पे, या सिलेट करने हैं, टोन करेंगे सर। टोन करेंगे। तो अभी बताया मैंने, LU10 क्या है, ड्राइनेस, सीडेट फायर का पॉइंट है ना, उसको टोन कर दोगे, होंगे, पक्का। K2 K3 फायर K6 पॉइंट K9 सिलेक्ट कर देंगे सारे, CV4 सिलेक्ट कर देंगे सारे। नहीं, हाँ, तो इसमें से कुछ सिलेक्ट, कुछ टोन होंगे, आप ढूंढो कैसे पता तो चले। देखिए फायर पॉइंट तो सीडेट होंगे इसके अंदर, K10 थोड़ी ना सीडेट हो पाएगा, वो टोन करना पड़ेगा। नहीं ऐसा कोई जरूरत LU10 नहीं है। सीडेट होगा। हमने तो कहा था लीवर 3 भी नहीं सिलेक्ट होता है, वो भी टोन हो रहा है, लीवर 13 भी नहीं सिलेक्ट होता है, वो भी टोन हो रहा है अब यहाँ पे, है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें फाउंडेशन वाले नोट्स उठाने होंगे और उसमें से इन पॉइंट्स के डिस्क्रिप्शंस पढ़ने होंगे, तब पता चलेगा कि कौन सा किस चीज का पॉइंट और कौन सी रेट होगा या टोन होगा। कोलैप्सिस, लार्ज इंटेस्टाइन कोलैप्स, 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 स्टैग्नेशन, 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 मार्ग उल्लंघन, बाप रे, बहुत होशियार है यार। कोलैप्सिस, कोलैप्सिस कब होते हैं, जब सिंकिंग से आगे चली गई बात, है ना, एनर्जी जो है, एनर्जी जो थी आपकी, अब वो सिंकिंग से भी आगे चली गई, अब ये क्या हो जाएगी, अब ये कोलैप्स कर जाएगी, एनर्जी अब यहाँ पे कोलैप्स कर गई। बता, अब तक जो लक्षण दिख रहे थे या अभी भी जो इसमें से अगर कोई लक्षण दिख रहे हैं, अगर इन पे तुरंत ट्रीटमेंट नहीं शुरू करते हैं आप, तो अब आगे वाली कंडीशंस जल्दी ही देखने को मिलेगी, तो उसको समझो कोलैप्स। कोलैप्स मतलब क्या, खत्म हो गया सब कुछ, है ना। अब वहां से वो समझो एक तरह से लाइफ थ्रेटनिंग है, मृत्यु का द्वार है, कि वहां से बाहर निकलना थोड़ा सा असंभव हो जाता है। किस तरह से, कोलैप्स ऑफ की एकाएक गिर पड़ता है ना। तो जब तक आपकी सिंकिंग चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, और अचानक एक जगह वो खाई में गिर पड़ेगी, है ना, क्योंकि पेट्रोल बचा ही नहीं उसके पास अब चलने के लिए, ब्रेक्स फेल हो गए, तो उसको खाई में गिरना ही गिरना है। जब ऑर्गन में क्यू 50% से अधिक कम हो जाती है, तो वो कोलैप्स
ऑफ क्वी कहलाता है ना। 50% से कम हो गई तो अब ये क्या हो गया, कोलैप्स कहलाता है ये, कि अब ये खतरे की घंटी है, तुरंत यहाँ पे ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करना है। तो ये आगे का जो पढ़ेंगे जितना भी होगा ये सारा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वी कोलैप्स कर जाएगी, 50% से अधिक कम हो जाएगी तो ये कोलैप्स कर जाती है। इसमें इमरजेंसी की तरह ही सिम्टम्स प्रकट होते हैं, इमरजेंसी की तरह ही सारे सारे यहाँ पे एसओएस वाले होंगे, ट्रीटमेंट आपके लक्षण सारे जो उस तरह के होंगे। रोगी बेहोश हो सकता है, इसमें सबसे पहले रोगी का पसीना रोकना चाहिए, है ना। रोगी क्या हो जाता है यहाँ पे, बेहोश हो सकता है, इसमें क्या हो जाता है, सबसे पहले रोगी का पसीना रोकना चाहिए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर ये और कोलैप्स कर गई, बॉडी से अगर फ्लूइड्स निकल गए जो थोड़े बहुत बचे हैं तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो सकता है। अगर पसीना न रुके तो रक्त की कमी हो जाती है, ब्लड डिफिशियंट हो जाएगा, एवं डिफिशियंसी क्वी की कमी हो जाती है ना। डिफिशियंसी ऑफ क्वी, खून की कमी, क्वी की कमी। क्वी है, ब्लड है, ब्लड है, क्वी है, क्वी बह रही है, ब्लड बह रहा है, ब्लड बह रहा है, क्वी बह रही है, दोनों में से एक भी रुका दूसरा भी रुक जाएगा, है ना। तो कौन से मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन सी दो चीजें यहाँ पे दिखती है, कौन सी दो चीजें प्रकट होती है यहाँ पे? हार्ट यांग कोलैप्स हो जाएगा, एलआई लार्ज इंटेस्टाइन की क्विक कोलैप्स हो जाएगी, पहला एक ये सिनेरियो दिखेगा। हार्ट यांग कोलैप्स होके बीपी, पहला वाला क्या है, हार्ट यांग कोलैप्स होना, दूसरा क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन की क्विक कोलैप्स हो जाना, है ना। परसों वाले इसमें बताया था कि आखिरी मौका क्या होता है शरीर का, हृदय जब रुक जाता है, धड़कनें बंद, सब कुछ बंद, और सबसे आखिरी ऊर्जा कहाँ से निकलती है, आपके इंटेस्टाइन की ऊर्जा सबसे आखिर में निकलती है। सारी एनर्जीज इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से, गुदाद्वार से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो जो जिस व्यक्ति की मौत हो जाए, एक्सीडेंशियली हो या कैसे भी हो, कई बार आपने नोटिस किया होगा, अगर देखा होगा कभी या ये किया होगा, तो मृत्यु के समय पे क्या होता है, वहां पे पेशेंट को स्टूल पास हो जाता है, और एकदम काले रंग के स्टूल्स होते हैं, ब्लैक डांबर की तरह। ये क्यों होता है, सब कुछ कोलैप्स हो गया, ये आखिरी था, अब उसके बाद कुछ बचा नहीं वहां पे, तो कुछ ट्रीटमेंट वगैरह कुछ करके वहां मतलब नहीं। हार्ट यांग कोलैप्स जब होगा तो बीपी फॉल हो जाएगा, बीपी गिरने शुरू हो जाएगा, पल्स रेट डिस्क्रीज हो जाएगा, पल्स गिरेगी, बीपी गिरेगा, है ना। हार्ट यांग डिफिशियंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हार्ट यांग कोलैप्स हो जाता है। हार्ट यांग जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हार्ट कोलैप्स हो जाता है। आज सभी को स्क्रीन पे कुछ ना कुछ मेरे लिए छोड़ना है ना? स्क्रीन को हाथ ही क्यों लगानी है? अभी कौन सी वाली वैशाली जी है पता नहीं, लेकिन मेरे स्क्रीन पे सब जगह वैशाली जी नीचे ऊपर सब जगह दिखाई दे रही है। तो जो भी वैशाली सर जी, हमारे स्क्रीन पर भी वैशाली आ रहा है। हाँ, तो वो जो भी है, नहीं, दो दो जो वैशाली जी है ना, तो उसमें से जो भी हो भाई, एक पे नहीं है तो दूसरे वाला भी ध्यान दीजिए। ये स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहे हो आप तो वहां पे नाम दिखेगा और सबको दिखेगा नाम। तो हार्ट यांग जब बहुत ज्यादा समय तक, है ना, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हार्ट यांग डिफिशियंसी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा मतलब 50% से अधिक, कोई भी क्वी कोलैप्स हो रही है, कोई भी यांग कोलैप्स हो रहा है, कोई भी क्वी यिन कोलैप्स हो रही है, वो 50% से ज्यादा नीचे चली गई तो ये खतरे की घंटी हो गई। ऐसे में क्या हो जाएगा, हार्ट यांग कोलैप्स कर जाएगी, फिर उसके बाद में गिरते ही चली जाएगी, फिर उसको रोकना मुश्किल होगा। अब ऐसे इसमें क्या करो, अब ये सारे पेशेंट्स कहाँ पे मिलते हैं आपको, आईसीयू में मिलते हैं, है ना। मैं ऐसे पेशेंट से रोज मुलाकात करता हूँ। ये सारे पेशेंट्स कहाँ मिलेंगे, आईसीयू में मिलेंगे, जहाँ पे एक बड़ा सा मॉनिटर लगा रहेगा, पेशेंट अपना पड़ा हुआ है, वेंटिलेटर वगैरह लगा है, और वहां पे मशीन चल रही है, टूट 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 आवाजें आ रही है मशीन पे, वहां पे लाइंस दौड़ रही है ना।
फिर वहां पे वो बताते हैं हार्ट रेट बहुत कम है, 34 हो रहा है, ये कम हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये सारे क्या है? ये सारे कोलैप्सेस है ना। तो कभी कभी बड़े सुंदर सुंदर पेशेंट मिलते हैं, इतनी भयंकर स्थितियों में से भी उनको बाहर निकालो, फिर भी लास्ट में वो पूछते हैं कि आपने क्या किया। मतलब बस वही करना था जो पॉइंट लगा दिए थे ना चार, वही नहीं लगाने थे। फिर बाद में मिलते कभी ऊपर तो पूछते हैं वहां पे कि आपने क्या किया था। राइट। होते हैं, मिलते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं, मिलते हैं। टूटना नहीं है ऐसे इसमें, अपना काम करते रहना है। इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, अभी कहा ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाएगा, है ना। इसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण रोगी के ओठ नीले पड़ने लगेंगे। ओठ नीले पड़ेंगे कब? ऑक्सीजन की कमी के कारण, है ना। ओठों पे जब एक्सेस कंडीशंस की सिम्टम्स दिखेंगे वो होते हैं स्टमक और स्प्लीन के कारण। जब डिफिशियंसी कंडीशंस दिखेंगी तो ये होंगे हार्ट, लंग्स, है ना, याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब लंग्स भी कोलैप्स हो गए, ऑक्सीजन की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी, बहुत जोर पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा। कहा ना, हार्ट और लंग्स दोनों इफेक्टेड होंगे यहाँ पे। पसीना किससे रिलेट करता है? हार्ट से रिलेट करता है ना। ऑक्सीजन किससे रिलेट कर रहा है? लंग्स से रिलेट कर रहा है। तो ये दोनों के लक्षण वहां पे दिखना शुरू हो जाएंगे। कभी कभी रोगी कोमा में भी चला जाता है ना। इसीलिए आईसीयू बताया कि बिना उसके यहाँ ट्रीटमेंट होती ही नहीं है। हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, बर्फ की तरह। हाथ पैर नहीं, पूरा शरीर ठंडा पड़ता है। जितनी जितनी उसकी एनर्जी कोलैप्स करते चली जाती है, चली जाती है, चली जाती है, पेशेंट के हाथ पैर उतने ठंडे होते चले जाते हैं। अब जब जाके पेशेंट को वहां पे छूओगे ना, बर्फ की तरह पता चलता है। कभी पेशेंट को अगर देखने गए हैं, कई बार अब मुझे जब कॉल्स होते हैं मैं बोलता हूँ ठीक है मैं आता हूँ, लेकिन मेरा उनको स्पेसिफिक स्पष्ट कहना था भाई मैं अपनी कोशिश करूंगा और उसके पहले मैं पेशेंट देखूंगा। लोग सोचते हैं पेशेंट देख के पता नहीं क्या करने आते हैं, तो पेशेंट देखने पे पहले मॉनिटर देखते हैं, फिर बाकी की चीजें देखते हैं। फिर वहां पे शरीर को चेक करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस ऑफ बॉडी होते हैं, आगे पढ़ेंगे उनको। जब उन सभी लोकेशंस को चेक करता हूँ, उसमें से 50% लोकेशंस पे भी अगर मुझे वार्म मिलता है, गर्माहट मिलती है, तो मैं कहता हूँ कि हाँ, पेशेंट बच सकता है, ट्रीटमेंट कर सकता है। और उसमें से अगर 70% लोकेशन पे भी अगर फ्रीजिंग मिल रही है, सबसे पहले तो पैरों को चेक करते हैं, हाथों को चेक करते हैं। भले वो ब्लैंकेट में किसने भी लपेट के रखो, कुछ भी करो, जैसे ही वहां पे ब्लैंकेट के अंदर भी हाथ डाल के आप तल पैर को हाथ लगाओगे, चेक करोगे, फ्रीजिंग मिलेंगे, एकदम ठंडे पड़े हुए। ऐसे ही आगे देखेंगे, एक 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 करके आएंगे सर। ये चीजें इतनी सुंदर है ना, कोई मशीन नहीं बता सकती किसकी कितनी सांसें चलने वाली, मैं आप भी नहीं बता सकते कितने भी एक्सपर्ट हो जाए। लेकिन ये ज्ञान ऐसा है कि ये बता सकता है कि इतना इतना समय पेशेंट के पास बचा है ना। तो उससे आपको पता चलता है कि और समय है, नहीं है, कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो उस पर डिपेंड है कि कोशिश करनी है या नहीं करनी है ना। कई बार ये होता है कि हम भी कह देते हैं कि भाई इसमें कोई कोशिश करने का मतलब नहीं है, कोई दो राय नहीं है उसमें, तो उसमें ये नहीं हो पाएगा। रानी जी नहीं है आज क्लास में, तो वो बताते थे अच्छा सा एक एग्जाम्पल सामने हुआ था उनके। ठीक है, तो ऐसे में पेशेंट कोमे में जा सकता है, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, ठंडक बढ़ जाती है, सांसें कमजोर होने लगती है। अब जैसे जैसे ठंडक बढ़ेगी सांसें कमजोर होना शुरू हो जाएंगी। लंग्स को ठंडा बिल्कुल पसंद नहीं है, लंग्स को ठंडा बिल्कुल नहीं पसंद होता। मुझे बचपन से क्वेश्चन होता था, ठंडा पानी पीने पे माँ पीटती थी कि सर्दी हो जाएगी, वो भी जाती थी। लेकिन ये नहीं समझ में आता था, ठंडा पानी पीने पे, ठंडी आइसक्रीम खाने पे, ठंडा बर्फ खाने पे, ठंडी चीजें करने पे लंग्स क्यों इफेक्टेड होते हैं? लंग्स को ठंडक पसंद नहीं, लंग्स को नमी पसंद नहीं। दे ऑलवेज ड्राई रहना पसंद करते हो, जितना सूखा रहेंगे उतने बेटर रहते हैं। वो सूखा रहना पसंद है, बहुत ज्यादा भी नहीं सूखने चाहिए, लेकिन एक हद तक उनको सूखा रहना पसंद होता है ना। ठीक उसी तरह से तो धड़कने वहां पे बढ़ जाएंगी, हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे, धड़कने वहां पे बढ़ती चली जाती है, सांस कमजोर होते चली जाती है। धड़कने क्यों बढ़ती है? सर्कुलेशन नहीं हो रहा है ना,
शरीर को एक टेम्परेचर पे रहना जरूरी है, तब वो प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेट करते रहेगा। ब्लड का एक अपना टेम्परेचर है, उसी टेम्परेचर पे वो प्रॉपरली सर्कुलेट होते रहेगा। जैसे ठंडी में आप अगर बहुत ज्यादा ठंडी जगहों पर रहते हो, या कई बार आप देखते हो कि गाड़ी चालू कर रहे लोग, चालू ही नहीं हो रही, किक पे किक मारे जा रहे, मारे जा रहे, मारे जा रहे, गाड़ी चालू नहीं हो रही। आप पूछोगे अरे क्या हुआ, बोलेंगे नहीं ठंडी पड़ गई है, किक मार रहे हैं, गर्म हो जाएगी, चालू हो जाएगी। डायग्नोसिस है ना। अच्छा, ये डायग्नोसिस ये भी बताता है कि अब वो गाड़ी का समय निकल चुका है। सुबह उठते ही 100 किक मार के अगर आपको शुरू करना पड़ रहा है उसे, तो उसका समय निकल चुका है। ठीक इसी तरह से हर एक लक्षण के साथ हमें पता चलता है कि कितना समय बचा और निकल चुका है। सांसें कमजोर एवं छिलछिली हो जाती, छोटी छोटे ब्रीथ होंगे, कमजोर ब्रीथ होगी। वेंटिलेटर लग गया तो बात ही खत्म, मतलब पेशेंट सांस ले ही नहीं पा रहा है ना। फिर भी कोशिश करते हैं हम, उतने पे भी नहीं छोड़ते, फिर भी उतने पे भी कोशिश करते रहते हैं। 20-24 दिन तक पेशेंट पड़ा रहता है, वेंटिलेटर्स लगे रहते, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ते और पेशेंट को वापस लेके आते हैं। फिर भी लोग कहते हैं आपने क्या किया, ठीक है कोई इशू नहीं। रोगी की जीभ छोटी हो जाती है, जीभ छोटी हो जाएगी। जीभ दिखाइए बोलोगे आप, ऐसे रहेगा पेशेंट, जीभ ही नहीं निकाल पाएगा, है ना। अब जो कोमा में होगा तो वो तो जीभ निकाल ही नहीं पाएगा, लेकिन अगर पेशेंट सामने है, थोड़ा भी कॉन्शियस है, थोड़ी भी रिजल्ट दिख रहे हैं, अगर जीभ की वाइटलिटी देखिए, जीभ अगर एक्टिव है, वाइटलिटी मतलब उसकी जीवंतता कितनी है। अगर जीभ जीवंत है, उसमें थोड़ी भी वाइटलिटी दिखाई दे रही है, तो समझना है आपके पास कुछ काम करने के लिए चांसेस हैं, अभी भी होप्स हैं, पेशेंट बच सकता है ना। कोशिश करनी है, छोड़ना नहीं है वहां पे। तो रोगी की जीभ छोटी हो जाती है और रोगी उससे बाहर निकाल नहीं पाता। आप चिमटे से भी पकड़ के खींच के बाहर नहीं निकाल पाओगे, लिटरली जीभ छोटी हो जाएगी, है ना। सिकुड़ जाती है। क्यों सिकुड़ जाएगी, कोई भी चीज कब सिकुड़ती है, ठंड की वजह से, यांग कोलैप्स की वजह से, यांग की डिफिशियंसी की वजह से। 50% कम हो गया यहाँ, मतलब yin 50% बढ़ गया, तो दोनों में कितना हुआ, 100% का डिफरेंस हो गया, इसके 50 उसके 50, 150 गुना ज्यादा हो गया वहां पे, और ये 50% पे ही रह गया, है ना। तो ये कोलैप्सिस है सारे, ये खतरनाक होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग है सारे। और रोगी उससे बाहर नहीं निकाल पाता, जीभ बाहर ही नहीं निकाल पाएगा। किडनी यांग की सीवियर कमी के कारण हार्ट यांग कोलैप्स होते हैं। पेशेंट में किडनी यांग की अगर कमी दिख रही है, तुरंत ट्रीटमेंट लगाना शुरू करो, है ना। तुरंत ट्रीटमेंट देना शुरू करना है। मेरे हर दूसरी ट्रीटमेंट में किडनी यांग के 1 या 2 पॉइंट्स होते ही होते हैं, क्योंकि पेशेंट्स ही वैसे होते हैं, रखना ही होगा आपको वहां पे, है ना। तो ये वहां पे करना जरूरी है। अत्याधिक संभोग करने से, अत्याधिक काम करने से, है ना, काम करने से भी, कार्य करने से, अत्याधिक संभोग करने से, अत्याधिक काम करने से, या जीर्ण रोग के कारण। जीर्ण रोग मतलब जो लंबे समय से बीमारियां चली आ रही हैं, जिस पे आप उपचार नहीं कर रहे हो। लोग होता है ना, कल करा लेंगे, परसों करा लेंगे, हो जाएगा, क्या है, कमजोरी तो है, खा पी लेंगे, कर लेंगे, ये लंबे समय तक चल जाता है, तो जीर्ण कहते हैं उसको। जीर्ण मतलब ढल जाना, खत्म होते चले जाना, है ना। अत्याधिक काम करना, घर में हमारे 2 व्यक्ति होते हैं, स्पेशली आजकल के मॉडर्न जो हाउस है ना, मॉडर्न जो घर है, इनमें वहां पे ये 2 लोग दिखाई देते हैं। एक व्यक्ति होता है जो घर में सुबह 5 बजे से लेके रात को 12 बजे तक काम कर रहा है, उसका काम ही नहीं खत्म होगा। और एक व्यक्ति वो होता है कि उसको सुबह के 5 क्या, रात के 12 क्या, सब एक जैसे ही है। कब सोया, कब उठा, कब क्या किया, कोई पता नहीं होता। ये दोनों ही कंडीशंस दोनों के लिए अच्छी नहीं, है ना। ये वाली बाद में आगे आएगी, वो भी देखेंगे। तो अत्यधिक काम करना, जरूरत से ज्यादा। अच्छा, कुछ लोगों का ये होता है कि उन्होंने एक बार का भोजन भी बना दिया, उनको लगता है अरे बाप रे मैंने कितना काम कर लिया। ये भी क्या है, बीमारी है ना। जल्दी थक जाना, जल्दी ये होना, सारी ये शुरुआत है, आगे चल के काफी सारी चीजें होगी। हार्ट यांग कोलैप्स हो सकती हैं, तो ये सारे रीजन जो हैं, ये हार्ट यांग कोलैप्स हो सकती है। तुरंत पेशेंट की टंग देखो,
भले समझ में आता है नहीं आता है, तुरंत पेशेंट की टंग देखोगे, जीभ बताओ, जीभ देखिए, अगर अंदर ही रह गई, होठों तक ही आ रही है, समझो गड़बड़ है ना। उसमें वाइटलिटी नहीं है। जीभ कैसी होनी चाहिए, कंपन के साथ होनी चाहिए। अब ये भी बार बार बताता हूँ कि रोज सुबह उठते ही अपनी नाड़ी चेक करो, रोज सुबह उठते ही अपना सोलर प्लेक्सस चेक करो, रोज सुबह उठते ही शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ बताओ, रोज सुबह उठते ही शीशे के सामने स्माइल करो। क्यों स्माइल करना है, खुद पे नहीं हंसना है, स्माइल करके देखो चेहरा लेफ्ट राइट दोनों बराबर है क्या। बाकी शरीर में डिसबैलेंसेस हो सकते हैं, लेकिन शरीर आपको अगर अगले 15 साल बाद, 10 साल बाद, 8 5 साल बाद, अगले 6 महीने में भी अगर लकवा आने वाला है, पहले चेहरा बताएगा वो बैलेंस है या नहीं, उसको देखना है, उसे चेक करना है। टंग क्या हो जाएगी वहां पे, कैनॉट रिमूव आउट ऑफ आउट फन, है ना। तो जीभ वहां पे क्या होगी, वो बाहर आपकी आ ही नहीं पाएगी, निकल ही नहीं पाएगी। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होंगे, P6CV468, गवर्निंग वेसल 4ST36, UB1523, गवर्निंग वेसल 1420, है ना। कोलैप्स के भी ट्रीटमेंट्स आ गए, बॉडी टेम्परेचर की भी ट्रीटमेंट्स आ गई, हार्ट की भी ट्रीटमेंट आ गई, किडनी के भी ट्रीटमेंट्स आ गई। इसी में स्टेरॉइड के भी पॉइंट्स आ गए, इसी में सी ऑफ एनर्जीज भी आ गई, इंटेस्टाइन्स भी आ गए, और इसी में आपका पेरिकार्डियम भी आ गया, है ना। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आ गए। अगर हार्ट यांग कोलैप्स कर रही है तो इस पे ट्रीटमेंट करनी है। और हार्ट यांग कोलैप्स क्यों होती है, किडनी यांग अगर लंबे समय से डिफिशिएंट रहती है और ये सीवियर कमी हो जाती है, तो ये सारी चीजें वहां पे होंगी, है ना। तो आज यहीं पे खत्म करते हैं। और ये वाला लार्ज इंटेस्टाइन कोलैप्स वगैरह बाकी के बहुत सारे हैं, इसको अगली बार देखेंगे, क्योंकि 10:30 बज रहे हैं। थोड़ा समय देर से शुरू किया था, कल देखेंगे। पिछले हफ्ते की तरह अगर कल मुझे समय मिला तो मैं आपको दोपहर को ही मैसेज कर दूंगा कि आज हम क्लास करते हैं या कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उसको कर लेंगे वहां पे। ठीक है, चलिए। आज ज्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं ले पाऊंगा क्योंकि नवरात्र चल रही है और मुझको ये 9 दिनों में समय का थोड़ा सा काफी अभाव होता है। भीमराव सर, आवाज देते हो तुम्हाला एक छोटा